हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है। सभी जुड़ जाइए और इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बीए सेमेस्टर जियोग्राफी के लिए बहुत शानदार वीडियो है। पार्ट फर्स्ट मैं डाल चुका हूँ वीडियो, जो कि आपने देख लिया होगा। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का मतलब है कि अब जो आप इस वीडियो को देखेंगे ने, आपके यहाँ से प्रश्न आएंगे, प्रश्न और विथ उत्तर। मैंने पहले वीडियो में आपको व्याख्या व्याख्या क्या मतलब आपको शॉर्ट नोट्स और आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे, जबकि इसमें आपको प्रश्न और प्रश्न के साथ उत्तर बताने वाला हूँ। हिंदी में 7 क्वेश्चन में से 5 आए, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में से आपके कितने आते हैं, आपको खुद को पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसको, सभी के लिए महत्वपूर्ण। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले आपका काम यही है कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपना योगदान दें। इसमें मैं आपके लिए अगर कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मेरे कुछ पढ़ाने का फ़ायदा हो रहा है आपको, लेकिन आप भी उसको वापस रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न है कि ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं। तो ज्वार भाटा टाइप्स समुद्र के जल स्तर में होने वाली नियमित उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। बहुत शानदार समझ में आपका आ गया होगा कि समुद्र के जो जल स्तर होते हैं और उसमें जो नियमित जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्वार भाटा कहते हैं, जो मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न छोटा वाला अगर आए कि गुरु ज्वार भाटा किससे उत्पन्न होता है, तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होता है। फिर आते हैं ज्वार और भाटा के प्रकार। तो ज्वार और भाटा के प्रकार, ज्वार हाई टाइप्स, तो जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और तट के किनारे ऊंची लहरें आती है। क्या ध्यान रखना है, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और समुद्र के किनारे ऊंची लहरें आती है तो वह होता है ज्वार। जबकि भाटा क्या है, तो जब समुद्र का जल स्तर घटता है तो और नीचे जल पीछे हट जाता है, मतलब जब जल पीछे हट जाता है तब होता है भाटा। जबकि ज्वार जब ऊंची लहरों के साथ उठता है तब होता है वो ज्वार। तो दोनों में आपको प्रकार समझ में आ गया। फिर बात करते हैं ज्वार भाटा के कारण। मैं आपको शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी लैंग्वेज बनाकर इसमें लिख सकें। पूरा प्रश्न पूरे पेज आपको यहाँ पर पढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि टाइम कम है। फिर बात करते हैं ज्वार भाटा के कारण। तो पहला कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण समुद्र का जल ऊपर उठता है। पहला पॉइंट याद करना आपको कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण समुद्र का जल क्या करता है, ऊपर उठता है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि सूर्य का प्रभाव। सूर्य भी ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। सूर्य भी क्या करता है, ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। हालांकि इसका प्रभाव चंद्रमा की तुलना में क्या होता है, कम होता है। चंद्रमा की तुलना में बिल्कुल कम होता है। तीसरा आता है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार, पृथ्वी घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, वो घूर्णन होता है। और पृथ्वी के घूमने से समुद्री जल में क्या होती है, हलचल होती है। क्या होती है, हलचल होती है। आप जैसे मान लो कोई चक्री चलाओगे और उसके पीछे अगर ऊपर प्लेट रख दिया आपने पानी की भरकर, तो चक्री से कुछ हलचल जरूर होगी, जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। इसके आपने समझ लिया होगा। फिर बात करते हैं विशेष प्रकार के ज्वार आते हैं। पहला ज्वार है इसमें अमावस्या और पूर्णिमा के ज्वार। एक अमावस्या को आता है और एक पूर्णिमा को आता है। तो कौन कौन से ज्वार अलग अलग हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के सीध में होते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के एक सीध में होते हैं तब होता है अपने उच्च ज्वार आता है। कैसा ज्वार आता है, उच्च ज्वार आता है, अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ऐसा सब कुछ संभव होता है। जबकि दूसरा है अर्ध ज्वार। दूसरा है अर्ध ज्वार, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्ध ज्वार नीप टाइड, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं तब ज्वार की तीव्रता कम होती है, इसलिए क्या कौन सा ज्वार आता है, अर्ध ज्वार यानी आधा ज्वार आता है। फिर बात करते हैं अपने ज्वार भाटा का महत्व। इसमें पॉइंट है ज्वार भाटा का महत्व है, तो नौकायन और जहाज रानी के लिए सहायक है। मत्स्य पालन में लाभदायक होते हैं। नौकायन जो नाव चलाने वाले होते हैं, जहाजों के लिए या मत्स्य पालन के लिए क्या होता है, ज्वार भाटा का लाभदायक माना गया है। फिर समुद्री ऊर्जा उत्पादन का भी स्रोत होता है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी क्या होता है, मददगार होता है। क्या, ज्वार भाटा। इस प्रकार ज्वार भाटा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होती है। क्या ध्यान रखना है आपको कि इस प्रकार
ज्वार भाटा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होती है और इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण, जलवायु तथा आर्थिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये हुआ अपना पहला प्रश्न पूरा। दूसरा प्रश्न आता है वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत समझाओ। क्या प्रश्न है कि वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत समझाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको देखते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पहली लाइन याद कर लेना पूरी, प्रश्न आ जाए ना इसमें ऐसा लिख कर आना है कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार पृथ्वी के महाद्वीपीय समय के साथ अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। पृथ्वी क्या करते हैं? अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। और इसमें आता है पहला महाद्वीपों का एकता। वेगनर ने कहा कि लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। क्या कहते हैं वेगनर कि जो ये महाद्वीप हैं ये एक 200 मिलियन 50 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, इसमें सभी महाद्वीप एक भाग में जुड़े हुए थे। जिस प्रकार एक अपने घरों में टाइलें लगी होती है, वो क्या होती है, पहले एक टुकड़ा नहीं होता है, यानी बाद में उसको जोड़ दिया जाता है, फिर वो विखंडित हो जाती है। उसी प्रकार महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और एक विशाल महाद्वीप पेंजिया का निर्माण कर रहे थे। पेंजिया महाद्वीप था पहले, तो पेंजिया में छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। कुछ अफ्रीका हो गए, कुछ अमेरिका हो गए, कुछ एशिया महाद्वीप हो गए। उस प्रकार से क्या होते हैं, वे विखंडन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो समय के साथ ये महाद्वीप टूटकर विभिन्न दिशाओं में बहने लगते हैं और आज के महाद्वीप बन जाते हैं। जैसे अपने आज के महाद्वीप आपको पता है कितने, 7 महाद्वीप हैं, तो ये बन जाते हैं। ये क्या है, वेगनर का सिद्धांत है। इसका सबूत क्या है, तो एविडेंस। भौगोलिक संगति, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट एक दूसरे से मेल खाते हैं। सबूत क्या है कि ये जो महाद्वीप हैं वे पहले एक ही भाग थे, फिर उनका टुकड़ा हुआ। तो इसका यह सबूत है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट एक दूसरे से मेल खाते हैं। जैसे या तो वहाँ की वनस्पति एक जैसी होगी, या तो वहाँ के जीव जंतु जैसे उनको टुकड़े हो गए और फिर वो सड़क कर दूसरी जगह चल गए। अब ऐसा नहीं है कि एक समय में या 1 घंटे में 1 साल, 2 साल, 100 सालों में ऐसा नहीं हुआ है, जबकि इसमें बहुत सालों का समय लगा है। उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे सड़क कर अलग हो जाते हैं और अब तट अलग अलग होते हैं। जैसे अफ्रीका का तट है और अपने दक्षिण अमेरिका का तट है, तो दोनों तट पर क्या होती है, अलग अलग अपने को नैब देखकर एक जैसी संगतियां देखने को मिलती है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये भाग एक जैसा अपने को देखने के मिलता है। दूसरा प्रमाण, जीवाश्म प्रमाण। दोनों महाद्वीपों पर समान प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब कि वहां पर जो जीव हैं अफ्रीका महाद्वीप में, वे सेम जीव है अपने दक्षिण अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि वे कभी जुड़े हुए थे। तीसरा आता है जलवायु प्रमाण। तो कोयले की खदानें अंटार्कटिक महाद्वीप में पाई गई, जिससे सिद्ध होता है कि ये पहले गर्म जलवायु में रहा होगा। और चट्टानों और पर्वतों की समानता, विभिन्न महाद्वीपों के पर्वतीय श्रृंखलाओं में चट्टानों की बनावट समान पाई गई। कैसी पाई गई है, समान पाई गई है। तीसरा आता है महाद्वीपीय प्रवाह का कारण। तो महाद्वीपीय प्रवाह का कारण वेगनर ने इसके लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और सागरीय ज्वार भाटा इसके कारण हो सकते हैं। फिर बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि यह प्रवाह पृथ्वी के अंदरूनी भाग में होने वाली गर्म द्रव्य की संवहन धाराओं और के कारण होता है। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि वेगनर का सिद्धांत शुरू में विवादास्पद, यानी उससे क्या थे, कुछ विवाद थे, क्योंकि उन्होंने महाद्वीपों के खिसकने का कोई ठोस कारण नहीं बताया। लेकिन बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया और आज ये भूविज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ये हुआ अपना दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आग्नेय शैलों के प्रकार व उनकी विशेषताएं लिखो। आग्नेय शैलें उन चट्टानों को कहते हैं, किसकी बात करें हम, आग्नेय चट्टानें उन चट्टानों को कहते हैं जो मैग्मा या लावा के ठंडा होने और ठोस होने से बनती है। आग्नेय चट्टानें कौन सी होती है, जब जो मैग्मा या लावा बाहर निकलता है और उसके ठंडे होने से जो बनती है ठोस, उसको क्या बोलते हैं, अपने आग्नेय शैलें कहते हैं। इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर या बाहर दोनों स्थानों पर हो सकता है। इसका निर्माण क्या हो सकता है, या तो पृथ्वी के अंदर हो सकता है और पृथ्वी के बाहर भी हो सकता है। आग्नेय शैल को उनके बनने के स्थान और संरचना के आधार पर
दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है अंतःस्फोटक यानी अभ्यंतरिक आग्नेय सेल। पहला है अंतःस्फोटक। ये चट्टानें तब बनती है जब मैग्मा धीरे धीरे पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इसका कण आकार बड़ा होता है क्योंकि ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी होती है। क्या होती है? धीमा होने यानी ठंडा होने की प्रक्रिया क्या होती है? धीमी होती है। जबकि इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि ये सेल मोटे दानेदार होती है। इनका निर्माण गहराई में होने के कारण धीरे धीरे ठंडा होता है और इसमें खनिज कण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसमें उदाहरण के रूप में ग्रेनाइट की बात कर सकते हैं, डायोराइट, गैब्रो। और बहिस्फोटिक दूसरा प्रकार आता है इसका, बहिस्फोटिक यानी प्रस्फुटित आग्नेय यानी जो बाहर की तरफ फूटती है आग्नेय सेल। ये चट्टानें तब बनती है जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लावा तेजी से ठंडा होकर कठोर हो जाता है। लावा तेजी से ठंडा होकर कठोर हो जाता है और ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर ही निर्मित होती है। क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर ही निर्मित होती है बाहर की ओर। और इसकी विशेषता है कि ये सेल महीन दानेदार होती है। ये सेल कैसे होते हैं? महीन यानी छोटे दानेदार होती हैं। इसका ठंडा होना तेजी से होता है जिससे इनमें बड़े खनिज कण विकसित नहीं हो पाते। कभी कभी इनका बनावट कांच जैसी भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में बेसाल्ट, ऑब्सिडियन, पुमिम, जावा। उदाहरण याद कर देना जो कि इसके प्रस्फुटित होते हैं उसके, एक तो बेसाल्ट हो गए, एक ऑब्सिडियन हो गए, एक पुमी या जावा हो गया। ठीक है। फिर इसका निष्कर्ष बात करते हैं आग्नेय सेलों का। तो आग्नेय सेल पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं से बनती है और इसका निर्माण दो मुख्य रूपों में होता है। एक तो अंतःस्फोटक सेल है जो सतह के नीचे धीरे धीरे ठंडी होती है और बहिस्फोटक सेल है जो सतह पर तेजी से ठंडी होती है। दो ध्यान रखना, जो स्फोटक सेल होती है वो तो क्या करती है? सतह के नीचे धीरे धीरे ठंडी होती है, जबकि जो बहिस्फोटक सेलें होती है वो तेजी से ठंडी होती है और इनकी बनावट गुण उनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। ये हो गया आपके 3 प्रश्न कंप्लीट। चौथा प्रश्न है चक्रवात से आप क्या समझते हैं? लिखो। तो चक्रवात क्या है? चक्रवात एक शक्तिशाली वायुमंडलीय घटना है। चक्रवात क्या है? एक शक्तिशाली वायुमंडलीय घटना है। प्रश्न छोटा वाला भी आ सकता है। चक्रवात है तो वायुमंडलीय घटना जिसमें तीव्र गति से घूमने वाली हवाएं कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर घूमती है और ये आमतौर पर गर्म समुद्री सतहों के ऊपर बनता है और तेज बारिश, आंधी और तूफानी हवाओं के साथ तटवर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकता है। क्या ध्यान रखना दोबारा? तो चक्रवात होता है एक तो गर्म समुद्री सतहों के ऊपर उड़ता है और यह बारिश, आंधी, तूफान, हवाएं उनके साथ भी क्या करता है? तटवर्ती जो समुद्री तट के इलाके होते हैं उसमें ये तबाही मचा सकता है। क्या कर सकता है? तबाही मचा सकता है। चक्रवात के प्रकार, तो चक्रवात के प्रकारों की बात करते हैं। एक बात करते हैं अपने उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं वामार्त होती है यानी दिशा में घूमती है। किस दिशा में? वामार्त दिशा में यानी बाएं भाग में घूमती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो हवाएं दक्षिणावर्त अर्थात दिशा में घूमती है यानी क्लॉकवाइज। इसके वाइज घड़ी की सुई के समान घूमती है जिसको हम दक्षिणार्थ बोलते हैं और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। छोटा वाला प्रश्न आया, बड़ा वाला है तो आपको उसको में लिख कर आना है। फिर बात करते हैं मुख्य प्रकार के चक्रवात। तो पहला आता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों के ऊपर बनते हैं जैसे कि भारत में आने वाले चक्रवात। भारत में आने वाले चक्रवात कैसे चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात माने गए हैं। दूसरा है माध्यम अक्षांशीय चक्रवात। ठंडे और गर्म वायुमंडलीय प्रणालियों के मिलने से बनते हैं। किससे बनते हैं? ठंडे और गर्म वायुमंडलीय प्रणालियों के मिलने से कौन से चक्रवात बनते हैं? मध्यम अक्षांशीय चक्रवात। भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, पूर्वी तट, यहाँ अधिक चक्रवात आते हैं। अरब सागर, पश्चिमी तट कम लेकिन कभी कभी प्रतिभाशाली या प्रभावशाली भी होते हैं। फिर बात करते हैं प्रभाव और बचाव। इसके प्रभाव और बचाव: भारी बारिश आना, बाढ़ आना, तूफानी लहरें, जान माल की हानि। सरकार और मौसम विभाग चक्रवात की निगरानी करके चेतावनी जारी करते हैं। सरकार क्या करती है? मौसम विभाग चक्रवात की पहले ही बता देती है कि 2-3 घंटे की चक्रवात आने वाला है। कुल मिला के 48 घंटे आजकल पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में ये चक्रवात आएगा। जिससे क्या होता है, अब जान माल की हानि बहुत कम होने लगी क्योंकि लोग क्या होते थे, सेट हो जाते दूसरी जगह। ठीक है। तो इससे क्या होता है, मौसम विभाग को चक्रवात की निगरानी हो जाती है। तटीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की विशेष तैयारियां की जाती है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें क्या करते हैं? आपदा प्रबंधन जो विशेष रूप से तैयारियां उसकी की जाती है। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 5, प्रवाल भित्ति को विस्तार पूर्वक सिद्धांतों का वर्णन करो। प्रवाल भित्ति के जो सिद्धांत है उसका अपने को वर्णन करना है।
तो प्रमुख सिद्धांत कौन से? प्रवाल भित्ति समुद्र के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल जीवों के द्वारा निर्मित कठोर संरचनाएं होती हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने सिद्धांत प्रस्तुत किए। प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला आता है डार्विन का प्रवाल भित्ति सिद्धांत। किसका आता है? डार्विन का प्रवाल भित्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या कहते हैं? चार्ल्स डार्विन ने 1842 में प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के लिए सबस्टेशन थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी? सबस्टेंस थ्योरी दी। इसके अनुसार प्रवाल भित्तियां ज्वालामुखी द्वीपों के चारों ओर उथले समुद्र से बनती है। ये चार्ल्स डार्विन क्या कहता है? 1842 में प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के लिए एक सबस्टेंस थ्योरी देती है, जिसके अनुसार ये कहता है कि प्रवाल भित्तियां ज्वालामुखी द्वीपों के चारों ओर उथले समुद्र में बनती है। किसमें बनती है? समुद्र में बनती है। समय के साथ द्वीप धीरे धीरे धंसने लगता है। समय के साथ क्या करता है? जो द्वीप होते हैं वो धीरे धीरे धंसने लगते हैं, ऊपर से काट दिया जाता है, लेकिन प्रवाल अपनी ऊंचाई बनाए रखने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। इसमें क्या बनता है? अपने प्रवाल भित्ति बनने के चांस रहते हैं। इस प्रक्रिया से 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियां बनती है। एक तो किनारी भित्ति, द्वीप या तट के पास विकसित होती है, जबकि दूसरा है रुकाव भित्ति, किनारों से दूर गहरे जल में होती है रुकाव भित्ति। ठीक है, बैरियर रीफ भी बोलते हैं इसको, और उसको बोलते हैं फ्रिंगिंग रीफ। तीसरा आता है एटोल, जब द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। जैसे कोई भी द्वीप है अपने, ये अपना इंदिरा पॉइंट हो गया, या मान लो कोई और द्वीप है, वो क्या करते हैं? जलमग्न जब हो जाते हैं, जैसे इंदिरा कोल्ड अपने डूब गया था सुनामी में, ठीक है, 2006 की सुनामी में। तो इस प्रकार से एटोल, जब द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो जाता है, तब वर्ताकार प्रवाल भित्ति बनते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डेना का प्रवाल भित्ति सिद्धांत। हमने किसकी बात कर ली? और फिर बात करते हैं डेना का प्रवाल भित्ति सिद्धांत। रेगिनाल्ड डेना ने 1915 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो इसने डेना ने सिद्धांत कब दिया? 1915 में। कब दिया था? 1915 में। और ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार हिमयुग यानी आइस एज के दौरान समुद्र का जल स्तर कम था, जिससे प्रवालों की वृद्धि सीमित रही और हिमयुग के बाद जब बर्फ पिघली, हिमयुग आता है आज से लाखों साल पहले अपने पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर 5 हिमयुग आ चुके हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है कि पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर 5 हिमयुग आ चुके हैं, जिसके अलग अलग नाम है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जबकि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि आज से भी 5 लाख 10 साल बाद में अपनी पृथ्वी पर संपूर्ण हिमयुग आ जाएगा, हिम संकलन हो जाएगा, यानी हिमयुग आ जाएगा। ठीक है, तो इससे सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो हिमयुग के बाद जब बर्फ पिघली और जल स्तर बढ़ा, तो प्रवाल भित्तियां तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। ये किसका सिद्धांत है? डेना का सिद्धांत है। ठीक है, और इस सिद्धांत ने जल स्तर में परिवर्तन को प्रवाल भित्ति के निर्माण का प्रमुख कारक माना था। तीसरा आता है मर्रे का प्रवाल भित्ति सिद्धांत। किसका आता है? मर्रे का प्रवाल भित्ति सिद्धांत, मुर्रे का, ये मुर्रे का होगा। तो जॉन मुर्रे ने 1880 में एक वैकल्पिक सिद्धांत दिया। इसके अनुसार प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति द्वीपीय या समुद्री पर्वतों के ऊंचे भागों पर होती है। ये क्या कहते हैं मुर्रे? कि जो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति है द्वीपों या समुद्री पर्वतों के ऊंचे भागों पर होती है। जब प्रवाल मरते हैं तब उनके अवशेष जमा होते हैं। जब प्रवाल मरते हैं मतलब जलमग्न हो जाते हैं, विनाश हो जाता है उसका, तो उनके अवशेष जो होते हैं वहां पर जमा होते हैं, जिससे प्रवाल भित्ति की ऊंचाई क्या करती है? बढ़ती जाती है। उन्होंने समुद्री जल की गहराई और पोषक तत्वों की उपलब्धता की भी प्रवाल भित्ति निर्माण में महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने रीड का प्रवाल भित्ति वृद्धि सिद्धांत। मुर्रे का देख लिया। चौथा सिद्धांत आता है रीड का प्रवाल वृद्धि सिद्धांत। तो रीड क्या कहते हैं? रीड के अनुसार, पूरा नाम देख लिए, जॉन विल्स रेड। उसके अनुसार प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से समतल सतहों पर बनती है। कहाँ पर बनती है? समतल सतहों पर बनती है और धीरे धीरे ऊंचाई में वृद्धि करती है। और ये वृद्धि भूगर्भीय हलचल मतलब प्लेटें इधर से उधर होते लगती है। अब जैसे अपना जापान है, जापान केवल मात्र 4 प्लेटों पर टिका हुआ है, जिसमें वहां पर हर जगह या हर समय भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको याद करना है कि भूगर्भीय चट्टान जैसे क्रस्ट हो गया, ये अपना नीपे हो गया, कोई भी भाग है, क्रस्ट हो गया, कोर भाग है, तो ये क्या करता है? सियाल है, ये सारे घूमते रहते हैं और ये भूगर्भीय हलचल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जल स्तर के परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। अब जल स्तर को प्रभावित करेंगे तो क्या होगा? अपने प्रमुख रूप से ये प्रवाल भित्तियों को प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने
निष्कर्ष क्या निकलता है प्रवाल भित्तियों से कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण और विकास को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए और डार्विन का सबस्टेंस थ्योरी सबसे अधिक मान्य बताई गई है। लेकिन अन्य सिद्धांत भी जल स्तर परिवर्तन, समुद्र की भूगर्भीय स्थिति और पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को दर्शाते बताए जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं डाल दूंगा। यह आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। अगर आप सर्च करोगे मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी तो भी आपको पीडीएफ वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन सभी एक ध्यान रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपको वीडियो बहुत अच्छा था, या अगर अच्छा नहीं है तो आप कोई बात नहीं कमेंट कर दो सर बहुत बुरा था वीडियो। और अगर आपके प्रश्न आते हैं परीक्षा में और आप पूरा देख कर जाते हो और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी आप अगर ये आंसर लिख कर आते हो और फिर अगर आपका पेपर अच्छा होता है तो पेपर देने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमें आपका बहुत सपोर्ट मिला। और आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग देख सकें और सभी के लिए ये फायदेमंद हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और एक सूचना और, अगर आप बीए के बाद में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी या अपने जेल प्रेरी या रीट कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली के प्रतिदिन आपको 1-2 क्लास से उपलब्ध होती रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।